Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर. Powered by Swaraj Tractors. नया स्वराज मेरा स्वराज. Co-powered by मोंगिया स्टील्स, स्टील का बादशाह. इन एसोसिएशन विद चले ज्यादा और पैसे बचाए, इसीलिए अब से जो धोए वो धो डाला. सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार. JK Tyre, total control. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि लद्दाख में हिंसा और विरोध प्रदर्शन कोई जनता का गुस्सा नहीं था, बल्कि इस हिंसा को जानबूझकर पूरी प्लानिंग के साथ भड़काया गया था। यहां के युवाओं को नेपाल के जेन ज़ी आंदोलन और अरब स्प्रिंग का जिक्र करके विद्रोह के लिए उकसाया गया था और इस षड्यंत्र का सूत्रधार 59 वर्ष के सोनम वांगचुक को बताया जा रहा है, जो खुद को सोशल वर्कर बताते हैं। आज केंद्र सरकार ने सोनम वांगचुक की संस्था के विदेशी फंड लेने पर रोक लगा दी है। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या लद्दाख में नेपाल पार्ट 2 करने की तैयारी थी? आज हम लद्दाख हिंसा का पूरा सच आपके लिए डिकोड करेंगे। बहुत ध्यान से आप आज हमारा ये विश्लेषण सुनिएगा कि कैसे एक पूरा टूल किट वहां पर एक्टिव था, एक पूरा गैंग वहां पर एक्टिव था, जो ये सपना देख रहा था कि जो नेपाल में हुआ वैसा ही लद्दाख में भी हो जाए। इसके बाद हम आपको भारत की मिसाइल क्रांति के बारे में बताएंगे। भारत ने पहली बार अपनी अग्नि प्राइम मिसाइल को एक ट्रेन से लॉन्च किया है। इसकी खासियत यह है कि ये मिसाइल जो है वो ट्रेन के एक डब्बे में फिट हो जाती है और इसे कहीं पर भी ले जाया जा सकता है। मिसाइल वाली ये ट्रेन देखने में किसी आम मालगाड़ी की तरह ही लगती है और देश के हजारों किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक्स पर इस मिसाइल को ढूंढना दुश्मन के लिए नामुमकिन होगा। आज आपको एक नए तरह की तस्वीर हम दिखाएंगे, नई तरह की मिसाइल आपको दिखाएंगे, एक ऐसी मिसाइल जिसे ट्रेन से लॉन्च किया जा सकता है। और आखिर में आपको ये दिखाएंगे कि कैसे भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट अब एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां ये खेल कम और दुश्मनी का हथियार ज्यादा लगता है। और अगर यही हाल रहा तो क्या भारत और पाकिस्तान के बीच अगला क्रिकेट मैच बाउंसर्स और सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच खेला जाएगा? क्योंकि आपको याद होगा एशिया कप में जो पहला मैच खेला गया उसमें तनाव बहुत ज्यादा था। दूसरा मैच जो खेला गया उसमें यह तनाव और ज्यादा बढ़ गया और एक बार तो नौबत ऐसी आ गई जैसे लगा कि दोनों टीमों के खिलाड़ी शायद हाथापाई पर उतर आएंगे। लेकिन अगर एशिया कप के फाइनल में भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से मुकाबला हुआ तो इस बार क्या हो सकता है और आईसीसी को क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, इसे कैसे रोकना चाहिए कि उस समय खेल के मैदान पर कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, आज इसका विश्लेषण करेंगे। लेकिन आज जो सवाल पूरा देश पूछ रहा है वो ये है कि क्या लद्दाख में जो आपने हिंसा देखी, जो विरोध प्रदर्शन देखे, क्या लद्दाख में नेपाल पार्ट 2 करने की कोशिश हो रही थी? आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नेपाल की तरह लद्दाख में भी वैसे ही बगावत की तैयारी थी? जब इस पूरे मामले की जांच की गई तो पता चला कि इसके पीछे एक बहुत ही गहरी साजिश थी और लद्दाख को जलाने के लिए एक पूरा टूल किट काम कर रहा था। इस हिंसा को भड़काने का आरोप सोनम वांगचुक पर लग रहा है और इस हिंसा के लिए नेपाल से भी कुछ लोगों को बुलाया गया था, ऐसे सबूत भी मिले हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने सोनम वांगचुक का नाम इससे पहले भी सुना होगा, ये कोई नया नाम नहीं है। आज से 16 साल पहले आमिर खान की एक सुपरहिट फिल्म आई थी जिसका नाम था 3 इडियट्स। आप में से ज्यादातर लोगों ने इस फिल्म को देखा होगा। इस फिल्म से एक व्यक्ति रातों रात चर्चा में आ गया था, मशहूर हो गया था और उस व्यक्ति का नाम है सोनम वांगचुक। ऐसा माना जाता है कि 3 इडियट्स में आमिर खान ने जो रोल निभाया था वो सोनम वांगचुक के जीवन पर ही आधारित था और उस किरदार का नाम भी सोनम वांगचुक ही था। 3 इडियट्स में सोनम वांगचुक को एक ऐसे प्रतिभाशाली वैज्ञानिक के रूप में दिखाया गया
जो लद्दाख में गरीब लोगों और बच्चों के लिए काम करता था और नए नए इनोवेशंस करता था। लेकिन सोनम वांगचुक असल जीवन में इससे बिल्कुल उलट है। लद्दाख में हाल के वर्षों में जिस प्रकार से असंतोष फैल रहा है, युवाओं को भड़काया जा रहा है, वहां पर विरोध प्रदर्शन बढ़ रहे हैं, उससे यह पता चलता है कि सोनम वांगचुक की असली दिलचस्पी असल में राजनीति और सत्ता में है, समाज सेवा में नहीं है। और इसके लिए वो लोगों को भड़काकर हिंसा फैलाने के लिए अक्सर प्रेरित करते रहते हैं और इस बार भी कर रहे थे। वो अक्सर भूख हड़ताल पर बैठकर अपने आप को एक गांधीवादी साबित करने की कोशिश करते हैं, लद्दाख के लोगों का मित्र बनने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि मैं अहिंसा में विश्वास रखता हूं, मैं गांधीवादी हूं। अपने वीडियोस के जरिए उन्होंने अपनी छवि एक सोशल वर्कर की बनाई है, लेकिन इस सब के पीछे वो लद्दाख के युवाओं में असंतोष पैदा करके उनके मन में क्रोध के बीज डालकर सरकार के खिलाफ विद्रोह करना चाहते हैं। लद्दाख में कल जो हिंसा हुई उसमें नेपाल के विद्रोह की छाप साफ दिखाई पड़ती है और इस काम के लिए सोनम वांगचुक के एनजीओ के बैंक अकाउंट्स में विदेशों से गैर कानूनी पैसा आ रहा है। और क्या इसी पैसे का इस्तेमाल करके वो लद्दाख के युवाओं में यह असंतोष की ज्वाला भड़का रहे हैं? विदेशों से जब पैसा आता है तो इस नाम पर आता है कि युवाओं का ब्रेन वॉश किया जाएगा, उन्हें हिंसक बनाया जाएगा, उनमें क्रोध भरा जाएगा। और जब ऐसा होता है तो क्या होता है ये आपकी स्क्रीन पर आप यहां देख सकते हैं। युवा क्या करते हैं जब हिंसा पर उतर आते हैं, जब उन्हें भड़का दिया जाता है। और जो दूसरे देश हैं, जो हमारे दुश्मन देश हैं, वो इन तस्वीरों को देखकर तालियां बजाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने पैसे की कीमत मिल चुकी होती है। आज हम सोनम वांगचुक और लद्दाख में हुई हिंसा से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारियां आपके लिए डिकोड करेंगे जो दिखाती हैं कि यह हिंसा अचानक नहीं हुई, ये कोई भीड़ का गुस्सा नहीं था, ये वहां की आम जनता का गुस्सा नहीं था, बल्कि नेपाल और बांग्लादेश की तरह भारत में युवाओं को भड़काने की एक साजिश रची गई थी। इस हिंसा में नेपाल के भी 3 नागरिक घायल हुए हैं। अगर ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन होता तो लद्दाख के 4 लोगों की मौत नहीं होती। अगर ये लद्दाख बचाने की कोशिश थी तो इतने बड़े स्तर पर आगजनी नहीं होती, हिंसा नहीं होती, तोड़फोड़ नहीं होती। ये अगर प्रदर्शन लद्दाख के हितों के लिए था तो 40 से ज्यादा लोग घायल नहीं होते, जिनमें 30 पुलिसकर्मी और सीआरपीएफ के जवान भी शामिल हैं। आज हम पूरे सबूतों के साथ आपको ये दिखाने वाले हैं कि कैसे लद्दाख की ये हिंसा पूरी प्लानिंग के साथ की गई थी और इसके लिए पैसा आज से नहीं, काफी समय पहले से विदेशों से आ रहा था और किसके बैंक अकाउंट में ये पैसा आ रहा था, आज हम आपको वो भी दिखाने वाले हैं। सबूत मैं अपने साथ लेकर आया हूं, बहुत सारे कागज हैं और बहुत सारे दस्तावेज हैं। सोनम वांगचुक पर स्कूल, चैरिटेबल ट्रस्ट और अपनी कंपनी के जरिए गैर कानूनी तरीके से पैसे के लेन देन के आरोप लगे हैं और अब इन आरोपों की जांच हो रही है और इन पर एक्शन भी लिया जा रहा है। आज सोनम वांगचुक की संस्था स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख के खिलाफ भारत के गृह मंत्रालय ने सख्त एक्शन लिया है और पैसे की गड़बड़ी के आरोप में आज इस संस्था का FCRA रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। यानी अब यह संस्था विदेशों से पैसा नहीं ले पाएगी। इस संस्था के विदेशों से पैसा लेने पर अब पाबंदी लगा दी गई है। अगर कोई संस्था विदेशों से पैसा लेती है तो उसका FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अब यह संस्था विदेशों से पैसा नहीं ले पाएगी क्योंकि इसका यह रजिस्ट्रेशन अब कैंसिल कर दिया गया है। जांच जब की गई तो पता चला कि सोनम वांगचुक विदेशों से पैसा लेने में नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। 5 अलग अलग मामलों में लाखों रुपए की गड़बड़ी करने के सबूत मिले हैं सिर्फ इस एक संस्था में, जिसका नाम मैं आपके लिए बता रहा हूं। सरकार ने यह कदम विदेशों से पैसा लेने की छूट के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए किया है और सरकार का जो आदेश है वो आज मेरे पास है। पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस प्रकार के लोग जो अपने आप को समाज सेवक कहते हैं, NGOs चलाते हैं, कहते हैं कि हम समाज सेवा के लिए ये NGOs चला रहे हैं, फिर NGOs को चलाने के लिए ये पैसा लेते हैं,
बड़ी बड़ी कंपनियों से पैसा लेते हैं और विदेशों से भी पैसा आता है। नाम देखिए और काम देखिए। नाम देखिए एक बार फिर से, वैसे तो मैंने आपको पढ़कर सुनाया था, स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। कितना बढ़िया नाम है। अगर आप इसे सुनेंगे इस नाम को तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई ऐसी संस्था है जो लद्दाख के छात्रों की शिक्षा के लिए, उनकी संस्कृति के लिए एक मुहिम चला रही है। ये छात्रों के लिए बनी है, लद्दाख के युवाओं के लिए संस्था बनी है और उनके लिए शायद कुछ काम करती होगी, उनकी भलाई के लिए कुछ काम करती होगी और इसके लिए विदेशों से पैसा भी ले रही है। लेकिन यह संस्था करती इससे बिल्कुल उलट है। और आज इसी संस्था को शो कॉज नोटिस जारी किया गया 20/8/2025 को। जब इसमें जांच की गई तो पता चला कि इसमें बहुत सारी वित्तीय गड़बड़ियां हैं और इस संस्था के कई बैंक अकाउंट्स हैं और केवल इनमें से कुछ ही बैंक अकाउंट्स के बारे में सरकार को जानकारी दी गई। तो असल में ये सारी जो संस्थाएं होती हैं, ऐसे एनजीओ जो होते हैं, ये मल्टीपल बैंक अकाउंट्स रखते हैं। इसकी जांच में भी ये पता चला कि इस संस्था के बहुत सारे बैंक अकाउंट्स थे, लेकिन वो सारे बैंक अकाउंट्स के बारे में सरकार को जानकारी नहीं दी गई। कुछ बैंक अकाउंट्स ऐसे थे जिनके बारे में जानकारी दबा ली गई और सब में पैसा आया करता था। और इसीलिए सरकार ने अब ये कहा है, इन व्यू ऑफ वायलेशंस, फिर उन्होंने सर्टिफिकेट ऑफ द एसोसिएशन इज लायबल टू बी कैंसिल्ड इन एक्सरसाइज ऑफ पावर 14 ऑफ द एक्ट, ये इसमें लिखा है। तो पहली बात तो यह है कि कई सारे बैंक अकाउंट्स बना लिए, उनमें पैसा आता था, लेकिन सारे बैंक अकाउंट्स की जानकारी सरकार को नहीं दी गई थी। यह तो आज का मामला है जो मैंने आपको बताया। यह एक्शन आज लिया गया है उनकी एक संस्था पर। अब आपको सोनम वांगचुक की कुछ और कंपनियों और उनके जो दूसरे चैरिटेबल ट्रस्ट चलते हैं उनमें क्या गड़बड़ियां चल रही हैं वो आपको बताते हैं। सोनम वांगचुक की एक संस्था है जिसका नाम है हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख। लद्दाख के लोगों की भलाई के लिए इस चैरिटेबल ट्रस्ट को बनाया गया था और रिपोर्ट्स के अनुसार इस ट्रस्ट के अलग अलग 7 बैंक खाते हैं, 7 बैंक अकाउंट्स हैं और इनमें से केवल 4 के बारे में सरकार को जानकारी दी गई और बाकी के अकाउंट्स के बारे में जानकारी छुपा ली गई। इस ट्रस्ट के बैंक खातों में वर्ष 2023 और 24 में 6 करोड़ रुपए जमा हुए। फिर अगले साल 2024 और 25 में 15 करोड़ से ज्यादा पैसा जमा हुआ और यह पैसा देश और विदेश दोनों से आ रहा था। ट्रस्ट के बैंक खातों में अगस्त 2020 के बाद विदेशों से 1 करोड़ 63 लाख रुपए जमा हुए, जबकि इस ट्रस्ट को विदेशों से पैसा लेने का अधिकार था ही नहीं। इसके पास लाइसेंस और अप्रूवल था ही नहीं, क्योंकि इस ट्रस्ट का FCRA के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया था। इस ट्रस्ट पर लद्दाख में सरकारी जमीन के दुरुपयोग का भी आरोप लगा है, इसलिए 2025 में इस ट्रस्ट को दी गई जमीन को भी वापस ले लिया गया था, यानी इसी साल इसकी जमीन को वापस ले लिया गया था। सोनम वांगचुक की एक और कंपनी है जिसका नाम है शेशियोन इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड। नाम बड़े अच्छे अच्छे रखते हैं ये। अब इस कंपनी के बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स देखिए। इस कंपनी में दूसरे ट्रस्ट से 6.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए, यानी इन्हीं का एक ट्रस्ट है, इन्हीं की एक कंपनी है, इनके एक ट्रस्ट से इनकी दूसरी कंपनी में 6.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो जाते हैं। यानी पैसा लेते हैं ट्रस्ट में और जो लोग देने वाले हैं उसमें 2 प्रकार के होंगे। कुछ लोग ये सोचते होंगे कि हम एनजीओ को दान दे रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं लद्दाख के लोगों की भलाई के लिए, और कुछ टूल किट वाले भी होंगे जो विदेशों से पैसा भेजते होंगे कि आप ये पैसा रखिए और वहां युवाओं को भड़काइए, वहां पर हालात को अस्थिर कीजिए। अब ये पैसा सोनम वांगचुक ट्रस्ट में लेते हैं और फिर अपनी प्राइवेट कंपनी में जमा कर देते हैं। यानी ट्रस्ट में जो ज्यादा पैसा आ रहा था उसे सोनम वांगचुक अपने पर्सनल कंपनी में ट्रांसफर कर रहे थे। ये कंपनी उनकी पर्सनल कंपनी है, तो ट्रस्ट का पैसा उनकी कंपनी में जा रहा है और इस कंपनी के भी 3 बैंक अकाउंट्स हैं, लेकिन सरकार को केवल 2 की ही जानकारी दी गई। सोनम वांगचुक के पर्सनल बैंक अकाउंट में भी विदेशों से पैसा आ रहा था। जांच के दौरान यह पता चला कि वांगचुक के 9 पर्सनल बैंक अकाउंट्स हैं और उन्होंने केवल 1 अकाउंट की जानकारी दी है। बाकी के 8 बैंक अकाउंट्स के बारे में उन्होंने कोई जानकारी दी ही नहीं।
वर्ष 2013 से लेकर मार्च 2024 के बीच सोनम वांगचुक के पर्सनल बैंक अकाउंट्स में विदेशों से 1,68,00,000 रुपए जमा हुए, जबकि सोनम वांगचुक के पर्सनल बैंक अकाउंट से वर्ष 2021 से लेकर मार्च 2024 के बीच 3,23,00,000 रुपए विदेशों में वापस भेजे गए। पैसे के लेन देन में गड़बड़ी को लेकर सीबीआई पहले से ही इनकी जांच कर रही है। अब सोनम वांगचुक अलग अलग तरीकों से देश और विदेश दोनों जगहों से पैसा ले रहे हैं। ऐसा लगता है कि लद्दाख की भलाई उनका लक्ष्य नहीं था, इसलिए जब 24 सितंबर को हिंसा होने लगी तो सोनम वांगचुक ने हिंसा रोकने की कोई खास कोशिश नहीं की। हिंसा को उन्होंने एक प्रकार से होने दिया। यह भी हो सकता है कि वो चाहते थे कि ऐसी हिंसा हो जाए और हिंसा को रोकने की बजाय, हिंसा को रोकने की कोशिश करने के बजाय वो एक एम्बुलेंस में बैठे और वहां से सीधे अपने गांव चले गए। सरकार ने एक स्टेटमेंट जारी किया है, मैं आपको पढ़कर बताता हूं और आप सुनिएगा। यह भारत सरकार का होम मिनिस्ट्री का पक्ष है। जांच के बाद उन्होंने यह पूरा स्टेटमेंट दिया है। उसका एक जो हिस्सा है मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं, ध्यान से आप सुनिएगा। यह स्पष्ट है कि श्री सोनम वांगचुक ने अपने भड़काऊ बयानों के माध्यम से भीड़ को उकसाया था। संयोगवश इस हिंसक घटनाक्रम के बीच उन्होंने अपना उपवास तोड़ दिया और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कोई गंभीर प्रयास किए बिना ही वो एम्बुलेंस से अपने गांव चले गए। ये सरकार कह रही है और सरकार के इस बयान में लगातार सोनम वांगचुक का नाम बार बार आता है। और सरकार और क्या कह रही है, इसमें अरब स्प्रिंग शैली के विरोध प्रदर्शनों और नेपाल में जेन जी के विरोध प्रदर्शनों का भड़काऊ उल्लेख करके भाषणों के दौरान लोगों को गुमराह किया गया। लोगों से कहा गया कि जो नेपाल में हुआ है वैसा ही यहां होना चाहिए। ऐसा लगता है कि सोनम वांगचुक जो चाहते थे वो हो गया। अब आपको 24 सितंबर की लद्दाख हिंसा की टाइमिंग को भी देखना चाहिए। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इस हिंसा से जुड़ी 2 तारीखें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली तारीख है नेपाल में 8 सितंबर को जेन जी का आंदोलन, 8 सितंबर की तारीख याद रखिएगा। और दूसरी तारीख है 6 अक्टूबर को सरकार और लद्दाख के संगठनों के बीच होने वाली बातचीत की तारीख। यानी नेपाल हिंसा के 16 दिन के बाद और केंद्र सरकार के साथ होने वाली बैठक से सिर्फ 11 दिन पहले लद्दाख में यह हिंसा हो जाती है। लद्दाख में जो हिंसा हुई इसमें नेपाल जैसा पैटर्न देखने को मिलता है। इसके फुटप्रिंट्स आपको देखने को मिलते हैं। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंद्र गुप्ता ने डीडी न्यूज से बातचीत की और बताया कि इस हिंसा के पीछे विदेशी ताकतें हैं, जबकि वांगचुक ने इसे युवाओं का गुस्सा बताया है। दोनों के पक्ष अलग अलग हैं, लेकिन अब आप ये देख लीजिए कि जब जांच हुई है तो इसमें स्पष्ट रूप से सोनम वांगचुक का नाम आ रहा है। कभी ऐसा देखने को नहीं मिला लद्दाख के अंदर और खासतौर से लेह के अंदर इस तरह की हिंसा। तो क्या लगता है कोई साजिश थी या कोई इसमेमें कहने से मुझे कोई इनकार नहीं है। बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल का रेफरेंस देके इस पे सभी वीडियोस हैं और शरेआम लोग लगे हुए थे इस पर हालात खराब करने के लिए। उसी का परिणाम है। लेकिन हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे ऑफिसर्स ने बड़ी संयम के साथ काम लिया है और पुलिस के हाथ में डिप्लॉयमेंट थी जब सुबह तो लाठियों के साथ थी, लेकिन उनकी गाड़ी को जो बीच में बैठे हुए उनको भी जलाने की कोशिश की गई अपनी जान बचाने के लिए। फिर ये सारी चीजें करनी पड़ी, ये मजबूरी में हुआ और जो लोग इसके जिम्मेवार हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। दूसरा सर, अगर आप देखें कि जैसा आप भी कह रहे हैं कि तमाम तरह के उदाहरण दिए गए थे, बांग्लादेश के, नेपाल के और श्रीलंका के, तो क्या लगता है कोई भारी हस्तक्षेप भी था, कोई भारी इसमें कोई दो राय नहीं है। ये लोग कईयों के हाथ में खेल रहे हैं। अभी जांच के लिए हमने कमेटीज भी बिठाई है, अभी बिल्कुल खुल करके बातें आएंगी और एमएच की तरफ से भी जो जारी किया गया है कौन लोग इसके जिम्मेवार हैं ये हम सब जानते हैं। लद्दाख के लोगों के लिए और खासतौर से लेह के लोगों के लिए आप कुछ कहना चाहिए? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि शांति बनाए रखें। कुछ लोग नहीं चाहते कि यहाँ के लोगों का भला हो
और वो विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहे हैं। फॉरेन फंडिंग कहाँ से आ रही है इसका सब पता है और इसकी जांच भी चल रही है और निश्चय ही जो निष्कर्ष है कुछ दिन बाद आपके सामने। मतलब पॉजिटिव रहे लेके लोग बिल्कुल होना भी चाहिए। हमने जो बात की है उससे मुझे लगता है कि हालात ठीक होंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि ये हमारे समर्थक थे। मैं कहूँगा हमारे समर्थक से ज़्यादा, हालांकि समर्थक पूरा लद्दाख है इस मुद्दे पर लद्दाख के, मगर ये युवा पीढ़ी का बड़ास था, एक तरह का जेन ज़ी रेवोल्यूशन जो कि उनको सड़कों पे लाया। इस समय मैं सरकार से कहूँगा कि वो संवेदनशील हो लद्दाख के बारे में और युवा पीढ़ी से कहूँगा कि वो शांति के रास्ते पे चले। मैं पूरे देश से ये बताना चाहता हूँ कि ये रास्ता मेरा दिखाया हुआ नहीं है, ये उनके बड़ास का एक परिणाम है, मगर ये बड़ास निकालने का समय नहीं है। शांति से ठंडे दिमाग से सरकार के साथ वार्तालाप करने का समय है। तो सोनम वांगचुक देखिए क्या कह रहे हैं। जब कोई विद्रोह करने की बात आती है, कोई बड़ा संगठन बनाने की बात आती है, लीडरशिप पोजीशन लेने की बात आती है, जब ये बात आती है कि लद्दाख का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, लद्दाख का नेता कौन बनेगा, लद्दाख की तरफ से केंद्र सरकार से बातचीत करने के लिए कौन आएगा, तो सोनम वांगचुक उस पूरे मामले का ठेका ले लेते हैं। कहते हैं मैं ही हूं, मैं ही करवा रहा हूं सब कुछ। वो लद्दाख का चेहरा बनना चाहते हैं। लेकिन जब हिंसा होती है तो वो कहते हैं कि ये युवा मेरे काबू में नहीं है। जब बातचीत करने के लिए जाना होता है, जब अपना प्रभाव दुनिया को दिखाना होता है, तो वो कहते हैं कि पूरा लद्दाख मेरे साथ है। जब लद्दाख में हिंसा हो जाती है तो कहते हैं कि ये लोग हमारे नहीं हैं, ये जो युवा हैं ये मेरा कहना नहीं मान रहे हैं और ये युवा अपनी मर्जी से हिंसा कर रहे हैं, मुझसे पूछकर नहीं कर रहे हैं। इसे कहते हैं पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस, यानी आपको जो सूट करता है, जिस दिन जो बात आपको सही लगती है अपने हिसाब से आपने वो कर लिया। और उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, अभी आपने देखा, जेन ज़ी रेवोल्यूशन। अब जब से नेपाल में ये हिंसा हुई है, एक फैशन सा बन गया है जेन ज़ी रेवोल्यूशन का। और हमारे देश में कई विपक्षी नेता उसी दिन से ये सपना देख रहे हैं कि हमारे देश में भी युवाओं को भड़काकर ये जेन ज़ी टाइप रेवोल्यूशन कर दिया जाए। और उसका एक छोटा सा ट्रेलर हमने कल देख लिया। सोनम वांगचुक की उम्र है 59 वर्ष और उनका जन्म लद्दाख में ही हुआ। उन्होंने श्रीनगर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और इसी साल फरवरी में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए सोनम वांगचुक पाकिस्तान भी गए थे। ये बात आपको भूलनी नहीं चाहिए। और इस्लामाबाद से उन्होंने एक वीडियो बनाया था। सोनम वांगचुक ने बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस से भी वर्ष 2020 में दिल्ली में ब्रिटिश हाई कमीशन में मुलाकात की थी। सोनम वांगचुक अपने आप को आज कहते तो हैं कि वो सोशल वर्कर हैं, लेकिन सोनम वांगचुक एक राजनीतिक परिवार से आते हैं और उनके पिता सोनम वांग्याल थे और उनके पिता सोनम वांग्याल जम्मू कश्मीर सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और उन्होंने भी वर्ष 1984 में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने के लिए वहां के लोगों को भूख हड़ताल की थी। इसलिए आज आपको यह भी नोट करना चाहिए कि सोनम वांगचुक एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता भी राजनीति में थे और वो ये सब कुछ जो कर रहे हैं, असल में इसका रास्ता राजनीति की तरफ जाता है, इसका रास्ता सत्ता की तरफ जाता है। और हमारे देश में ऐसे बहुत सारे विपक्षी नेता हैं जो आज सत्ता तक पहुंचने के लिए विदेशी ताकतों का साथ लेने के लिए तैयार हो जाएंगे, विदेशों से पैसा लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर विदेशी ताकतें उनसे ये कहें कि आप भारत में अस्थिरता फैलाइए और इस सरकार को उखाड़ फेंकिए, इस व्यवस्था को उखाड़ फेंकिए, अराजकता फैला दीजिए और फिर हम आपको सत्ता में बैठा देंगे, तो ऐसे कई लोग हैं जो आज इसके लिए भी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें सिर्फ सत्ता तक पहुंचना है, रास्ता चाहे कैसा भी हो। लद्दाख दिल्ली से करीब 1200 किलोमीटर दूर है। लद्दाख की पहचान एक बेहद शांत जगह के तौर पर होती है। आप में से बहुत सारे लोग लद्दाख वेकेशन के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए गए होंगे। लद्दाख की जनसंख्या सिर्फ 2,74,000 है। जनसंख्या के लिहाज से लद्दाख दिल्ली से 80 गुना छोटा है, जबकि क्षेत्रफल के हिसाब से दिल्ली से 40 गुना ज्यादा बड़ा है।
वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया गया और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। यहां पर आपको यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि सोचिए 2019 से पहले धारा 370 जब लगी हुई थी तो अब लद्दाख की क्या स्थिति रही होगी। पहले 370 से आजादी मिली, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश बनाया और अब इस प्रकार के जो नेता हैं अब वो कह रहे हैं कि हमें तुरंत राज्य भी बनना है। इसके बाद से ही लद्दाख के लोग अपनी अलग अलग मांग करते रहे हैं, जिसमें से कई मांगों को मान भी लिया गया है। और इस समय आप सोच रहे होंगे कि ये पूरा जो प्रदर्शन चल रहा है, ये पूरी राजनीति जो चल रही है, ये क्यों चल रही है, लद्दाख के लोग क्या चाहते हैं, उनकी मांगें क्या हैं। लोगों की मांगें हैं या नहीं मैं कह नहीं सकता, लेकिन वहां के जो संगठन हैं जो इस तरह का उपद्रव कर रहे हैं, उनकी 4 प्रमुख मांगें हैं जिन्हें लेकर यह विरोध प्रदर्शन और हिंसा हुई। पहली मांग, लद्दाख को एक अलग राज्य का दर्जा मिले। दूसरी मांग, 6ठी अनुसूची के तहत लद्दाख को संवैधानिक सुरक्षा मिले। तीसरी मांग, लद्दाख में कारगिल और लेह को अलग अलग लोकसभा क्षेत्र घोषित किया जाए। इस समय कारगिल और लेह एक ही लोकसभा क्षेत्र हैं, एक ही लोकसभा क्षेत्र में आते हैं। और चौथा, सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाए। ये 4 मांग हैं। अब 6ठी अनुसूची में शामिल होने से क्या होगा? इससे लद्दाख के लोगों को ज्यादा अधिकार मिलेंगे, जिससे स्थानीय तौर पर जिला परिषद भूमि, जंगल, शिक्षा और टैक्स जैसे मामलों पर कानून बना सकती है। यानी वहां अपनी जो जिला परिषद है उनकी, उसे ज्यादा कानूनी ताकतें मिल जाएंगी, संवैधानिक ताकतें मिल जाएंगी और वो वहीं पर अपने लोगों के लिए फैसले कर सकती है। सरकार ने पिछले 5 वर्षों में लद्दाख के अलग अलग संगठनों की कई मांगों को मान भी लिया है और बाकी मांगों पर अभी चर्चा हो रही थी। इन मांगों पर चर्चा करने के लिए 6 अक्टूबर को एक बैठक होने वाली थी सरकार और लद्दाख के इन संगठनों के बीच। आज बड़ी बात यह है कि जब सरकार लगातार बातचीत कर रही है और सरकार ने 6 अक्टूबर की तिथि रखी थी कि 6 अक्टूबर को आपसे एक बार फिर बातचीत होगी, तो फिर ऐसी क्या जल्दी थी कि 6 अक्टूबर की बातचीत से पहले ही लोग हिंसा पर उतर आए और वहां पर कर्फ्यू लगाना पड़ा। लद्दाख में इस समय कर्फ्यू लगा हुआ है। हालात बेहतर हो तो रहे हैं, लेकिन राजनीति कम नहीं हो रही। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि लद्दाख की घटना पर उन्हें बहुत चिंता है और उन्होंने बीजेपी पर कई आरोप लगाए हैं। ये उनका लंबा चौड़ा पोस्ट है, आप बड़ी स्क्रीन पर आप देखिए, जब आप देखेंगे। और हर जगह हमारे विपक्ष के जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, लोकतंत्र जनता की आवाज है और सरकार उस आवाज को दबा रही है। देश के लोकतंत्र को बचाना है तो इस तानाशाही के खिलाफ अब चुप नहीं बैठा जा सकता। और देखिए इसमें अरविंद केजरीवाल क्या मौका देख रहे हैं। वो लिखते हैं, आज लद्दाख की लड़ाई कल पूरे देश की लड़ाई बन सकती है। तो हमारे देश के जो विपक्षी नेता हैं, उन्होंने जब नेपाल का ये विद्रोह देखा तो उन्होंने ये सोचा, सपना देखा कि ऐसा विद्रोह हमारे देश में हो जाए। फिर एक हिंसक घटना कल होती है लद्दाख में और अब अरविंद केजरीवाल जैसे जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये तो पूरे देश की लड़ाई बन जाएगी। यानी वो एक प्रकार से ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि जो लद्दाख में हुआ है ऐसा पूरे देश में हो जाए, पूरे देश में आग लग जाए, ये चाहते हैं। राहुल गांधी ने लद्दाख में हुई हिंसा से सिर्फ 6 दिन पहले 18 सितंबर को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी थी, जिसमें उन्होंने देश के युवा, स्टूडेंट्स और जेन जी से अपील की थी कि अब वही संविधान को बचाएंगे। ये पोस्ट भी आप बड़ी स्क्रीन पर देखिए, जहां वो कहते हैं कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे और मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। ये सारे नेता हमारे देश के युवाओं को क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भी विद्रोह पर उतर आइए, आप भी वही कीजिए जो नेपाल में हुआ, आप भी वही कीजिए जो बांग्लादेश में हुआ। हम आपका पूरा साथ देंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। और जो विदेशी ताकतें होती हैं वो चाहते हैं कि हमारा देश कमज़ोर हो। उन्हें ऐसे नेताओं की तलाश रहती है, उन्हें सोनम वांगचुक जैसे लोगों की तलाश रहती है। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी मंशा सत्ता तक पहुंचने की है, वो ऐसे लोगों को पकड़ते हैं, अपनी टीम में शामिल करते हैं
उसके बाद उन्हें पैसा देते हैं और ये पैसा सोनम वांगचुक के अकाउंट में कैसे कैसे आ रहा था मैं आपको आज बता चुका हूं। और सोनम वांगचुक के पास बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे अकाउंट्स उनके पास हैं और मैं आपको उसके बारे में भी बताता हूं कि वो क्या करते थे। देखिए, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख, यहां पर वो डोनेशन लेते थे और सात अकाउंट्स वो रखते हैं इसमें, लेकिन सारे अकाउंट्स के बारे में डिक्लेयर नहीं करते। स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, वहां पर भी यही काम कर रहे हैं। शेषोन इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड, अपनी निजी कंपनी बनाकर उसमें भी यही काम कर रहे हैं और बड़ी संख्या में पैसा वहां पर आ रहा है। इसके अलावा सोनम वांगचुक के अपने पर्सनल बैंक अकाउंट हैं, जिसमें से उन्होंने सिर्फ एक बैंक अकाउंट सार्वजनिक किया है और बाकी के 8 को उन्होंने छुपा लिया है और उस बैंक अकाउंट में भी लगातार पैसा आ रहा है। और यह पैसा कौन दे रहा होगा, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत को कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन हमारी सेना हर दिन देश को और मजबूत बनाने के मिशन पर लगी हुई है। अब देखिए अगली खबर। ये जो खबर आपको दिखाई ये तो चिंतित करने वाली खबर थी, लेकिन अब जो खबर आप देखेंगे उसे देखकर आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं भारतीय सेना की मिसाइल क्रांति के बारे में। बहुत से मिसाइल्स को लॉन्च होते हुए देखा होगा आपने, वायुसेना के फाइटर जेट से मिसाइल के हमलों की तस्वीरें देखी होंगी और आपने जमीन पर बने लॉन्चर से भी अलग अलग मिसाइल्स को लॉन्च होते हुए देखा होगा। लेकिन आज पहली बार हम आपको भारत की एक नई मिसाइल जिसका नाम है अग्नि प्राइम मिसाइल का वो नया वेरिएंट दिखा रहे हैं, उसका नया मॉडल दिखा रहे हैं जो अब ट्रेन से भी लॉन्च की जा सकती है। इसकी खासियत ये है कि ये मिसाइल ट्रेन के एक डिब्बे में फिट होती है और इसे उस ट्रेन के जरिए कहीं भी ले जाया जा सकता है। सबसे पहले आप इस परीक्षण की तस्वीरें देखिए जो भारत ने अभी नई इस मिसाइल का परीक्षण किया है और फिर हम आपके लिए इस खबर का पूरा विश्लेषण करेंगे। ये देखिए। ऐसा पहली बार हुआ है जब अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण ट्रेन पर लगे एक लॉन्चर से किया गया है और यह मिसाइल 2000 किलोमीटर तक हमला कर सकते हैं, यानी इस मिसाइल की जो रेंज है वो है 2000 किलोमीटर। अब तक अमेरिका, रशिया, चीन और उत्तर कोरिया ट्रेन से लंबी दूरी तक मिसाइल्स को लॉन्च कर चुके हैं और अब भारत ऐसा करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है जो अब ट्रेन से भी अग्नि मिसाइल को लॉन्च कर सकता है। जिस ट्रेन की तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय, ये कोई साधारण ट्रेन नहीं है, इसे मिसाइल लॉन्च करने के लिए खास तौर पर बनाया गया है और ये एक नया गेम चेंजर है। इस ट्रेन में मिसाइल लॉन्च करने के लिए सभी सैन्य उपकरण लगे हैं और ये अपने आप में पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। इस मिसाइल का परीक्षण DRDO, भारतीय सेना और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने मिलकर किया और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के पास ही देश के परमाणु हथियारों का जिम्मा होता है, उन्हीं की जिम्मेदारी है देश के सारे परमाणु हथियारों की। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि हमारे देश का लगभग पूरा रेलवे ट्रैक इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है, जिसमें रेलवे ट्रैक के ठीक ऊपर बिजली के तार लगे होते हैं, क्योंकि आजकल सारी ट्रेन जो हैं, सारे इंजन जो हैं वो बिजली से चलते हैं। तो क्या देश के किसी भी हिस्से से मिसाइल लॉन्च करना संभव है? तो अब आप इस मिसाइल परीक्षण की तस्वीर पर ध्यान दीजिए, जिसमें एक स्पेशल ट्रेन पर एक रॉड लगी हुई है और उसकी मदद से रेलवे ट्रैक के ऊपर लगे बिजली के तारों को एक तरफ हटा दिया गया है और उसके बाद
इस मिसाइल को लॉन्च किया गया है। ये तस्वीर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये नई टेक्नोलॉजी क्या है। तो अग्नि प्राइम अब हमारे पास आ गई है और इसे हम ट्रेन से लॉन्च कर सकते हैं। अब आपको दुनिया के मानचित्र पर यह दिखाते हैं कि अग्नि प्राइम मिसाइल दुनिया के किस किस शहर और किस किस देश तक हमला कर सकती है, कौन कौन इसकी पहुंच में है। भारत में नॉर्थ ईस्ट के किसी इलाके से अगर इस मिसाइल को लॉन्च किया जाए तो तिब्बत का लगभग पूरा क्षेत्र और चीन के भी कुछ शहर इस मिसाइल की रेंज में आ जाएंगे। अगर हम इसे ट्रेन के जरिए नॉर्थ ईस्ट में ले जाएं, मान लीजिए हम इसे असम में गुवाहाटी के आसपास से लॉन्च करते हैं ट्रेन के जरिए ले जाकर, तो आप देखिए ये उत्तर पूर्व से कहां कौन कौन से शहरों तक जा सकती है। अगर हम इसे पश्चिम में राजस्थान के जैसलमेर लेकर जाएं ट्रेन से और वहां से इसे लॉन्च करें तो इस मिसाइल की रेंज में पूरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान आ जाएगा, ईरान भी आ जाएगा। ये ईरान तक भी जा सकती है। और यहां हमारा कहने का मतलब यह नहीं है कि ईरान से हमारी कोई दुश्मनी है, ईरान एक मित्र देश है, लेकिन इसकी रेंज में ईरान भी आ जाएगा अगर हम इसे पश्चिम में जैसलमेर ले जाकर वहां से लॉन्च करते हैं। अब अगर उत्तर में हम इसे कश्मीर ले जाएं और अगर कश्मीर में ट्रेन से ले जाकर इसे वहां से हम लॉन्च करें तो इसकी रेंज में पूरा किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान आ जाएगा और इसके साथ ही तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान के कुछ हिस्से भी इस मिसाइल की रेंज में आ जाएंगे। तो मैंने आपको आज कुछ पॉइंट्स दिखाए हैं कि क्योंकि ये मिसाइल ट्रेन के जरिए इसे कहीं भी तैनात किया जा सकता है, ले जाया जा सकता है, तो इस ट्रेन के जरिए हम इसे गुवाहाटी तक ले जा सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में, हम इसे जैसलमेर तक ले जा सकते हैं, हम इसे कश्मीर में भी ले जा सकते हैं और वहां से लॉन्च कर सकते हैं। ये विशेष ट्रेन रेलवे ट्रैक पर आसानी से एक से दूसरी जगह जा सकती है। भारत में 67,000 किलोमीटर लंबा दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और मिसाइल वाली ये ट्रेन देश के किसी भी इलाके में बहुत आसानी से पहुंच सकती है। आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन और कुछ प्राइवेट कंपनियों से भारत के मिलिट्री एसेट्स की पूरी जानकारी मिल रही थी और सैटेलाइट तस्वीरें उन्हें मिल रही थी। चीन लगातार पाकिस्तान को बता रहा था अपनी सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए कि भारत में कौन सा हथियार कहां पर तैनात है, हमारी कौन सी मिसाइल कहां पर तैनात है। ये सारी जानकारियां पाकिस्तान को चीन के जरिए और कुछ दूसरी संस्थाओं के जरिए मिल रही थी क्योंकि वो हमारी जासूसी कर रहे थे सैटेलाइट के जरिए। लेकिन हमारे हजारों किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक पर ऐसी किसी ट्रेन को ढूंढना नामुमकिन हो जाएगा अगर किसी ट्रेन में इस प्रकार की मिसाइल लगी हुई है तो। और ये देखने में किसी आम मालगाड़ी की तरह ही ये ट्रेन दिखाई देगी, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि इस ट्रेन में कोई मिसाइल भी है। इसे देखकर यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि इस ट्रेन में कोई मिसाइल मौजूद हो सकती है और यहां से वो मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। वैसे ये आइडिया नया नहीं है। सेना के लिए ट्रेन को इस्तेमाल करने का आइडिया लगभग उतना ही पुराना है जितनी पुरानी खुद ये ट्रेन है। 1860 के दशक में अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान पहली बार बुलेट प्रूफ ट्रेन्स बनाई गई थी जिनसे हथियार एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। पहले विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ सहित कुछ और देशों ने भी ऐसी ही ट्रेन्स का निर्माण किया जिनमें छोटी गन्स लगी हुई थीं जो सुरक्षा भी करती थीं और निगरानी भी करती थीं। दूसरे विश्व युद्ध में इन ट्रेन्स पर तोपें लगाई जाने लगी, होवित्जर तोपें इन पर लगा दी गईं और कई बार इनकी मदद से युद्ध भी लड़े गए। सोवियत संघ ने 1980 के दशक में ट्रेन्स पर अपनी लंबी दूरी की मिसाइल को तैनात किया था, जिसके बाद अमेरिका ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। हालांकि वर्ष 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद, उसके टूटने के बाद अमेरिका ने मिसाइल ट्रेन का जो प्रोजेक्ट था इसे रद्द कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने अपनी
सैन्य तैयारियों को बहुत तेज कर दिया है। 10 मई के बाद से लेकर अब तक पिछले 138 दिनों में भारत ने अपनी 8 मिसाइल्स का परीक्षण किया है। भारत समझ चुका है कि ये इस समय जो युग चल रहा है ये मिसाइल्स का युग है, ये ड्रोन्स का युग है। अगर इस दोबारा कभी भारत को कोई युद्ध लड़ना पड़ा तो भारत के पास एक से एक हर रेंज की, हर प्रकार की मिसाइल्स होनी ही चाहिए। और इसलिए भारत ने अपने मिसाइल प्रोग्राम को अब कहीं ज्यादा मजबूत करने का निश्चय किया है। और भारत की ही नकल करते हुए अब पाकिस्तान भी मिसाइल्स के मामले में भारत की बराबरी करने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसी नई खबरें आई हैं कि पाकिस्तान 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के रक्षा सौदे इस समय करने में लगा हुआ है। 75,000 करोड़ रुपए के हथियार खरीदेगा, जिसमें उसने चीन से 3 मिसाइल सहित कई दूसरे हथियार खरीदने की एक नई डील की है। आपको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर के ठीक बाद पाकिस्तान ने चीन की तरह ही अपनी एक अलग रॉकेट फोर्स बनाने का भी तब ऐलान किया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ अपना पराक्रम दिखाया था और इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारे देश की सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वर्ष 1962 के युद्ध में भारतीय वायुसेना का प्रयोग क्यों नहीं हुआ था? 1962 में जब हम चीन से लड़ रहे थे, उस लड़ाई में हमने वायुसेना का प्रयोग क्यों नहीं किया? कभी आपके दिमाग में यह बात आई है? भारत के सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने वर्ष 1962 में चीन के साथ युद्ध को लेकर अब ऐसी ही एक रणनीतिक गलती के बारे में पूरी दुनिया को बताया है। 24 सितंबर को पुणे में जनरल अनिल चौहान ने कहा कि 1962 के युद्ध में अगर चीन के खिलाफ भारतीय वायुसेना का इस्तेमाल किया जाता तो इस युद्ध के नतीजे अलग हो सकते थे। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि 1962 के युद्ध में भारत ने अपनी वायुसेना का प्रयोग क्यों नहीं किया? आपके दिमाग में ये बात जरूर आएगी कि अगर हम जानते थे कि वायुसेना के प्रयोग से हमारी स्थिति ठीक हो सकती है तो फिर हमने किया क्यों नहीं? आज हम आपको बताते हैं कि ये प्रयोग हमने क्यों नहीं किया। लेकिन पहले आप देखिए जनरल अनिल चौहान ने क्या कहा। I think General Thorat had in mind use of Air Force, which the government did not permit. We would have had significant advantage during the 62 conflict, shorter turnaround times, a favorable geography, and the ability to bring maximum payloads to bear with maximum all-up weight on the enemy. Use of air power could have slowed the Chinese offensive considerably, if not stymied it completely. This would have given army much more time to prepare. In those days, I think use of Air Force was considered escalatory. This is, I think, no longer true, and Op Sindoor is an apt example of this. तो 1962 में चीन के खिलाफ हुए युद्ध के दौरान भारत की सरकार ने वायुसेना को प्रयोग करने की इजाजत नहीं दी। अब आपको बताते हैं कि हमने अपनी वायुसेना का इस्तेमाल इस युद्ध में क्यों नहीं किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ऐसा लगा कि वायुसेना का इस्तेमाल करने से ये युद्ध और ज्यादा भड़क सकता है। उन्हें डर था कि ऐसा करने पर चीन की वायुसेना हमारे शहरों पर हवाई हमला करके उन्हें नष्ट कर देगी। लेकिन उनका ये जो डर था ये बेबुनियाद था। बाद में भारतीय सेना के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने यह बताया कि उस समय की भारतीय वायुसेना चीन के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर और शक्तिशाली थी। हमें चीन से डरने की जरूरत नहीं थी। हम बेवजह चीन से डर गए। हम बेवजह ये मान बैठे कि चीन के पास हमसे बेहतर वायुसेना है। वर्ष 1962 में भारतीय वायुसेना के पास पश्चिमी देशों में बने कई आधुनिक फाइटर जेट्स थे, जबकि चीन के पास सोवियत संघ में बने पुराने एयरक्राफ्ट थे, पुरानी टेक्नोलॉजी के एयरक्राफ्ट थे। इसके अलावा भारत और चीन की सीमा के पास भारतीय वायुसेना के कई हवाई अड्डे थे, जहां से उड़ान भरकर चीन पर आसानी से हमला किया जा सकता था, जबकि चीन के पास तिब्बत में ऐसे 1 या 2 हवाई अड्डे ही थे जो भारत पर हमला कर सकते थे और बाकी के उसके जो जितने भी एयरबेस थे वो भारत से बहुत दूर थे। इसके साथ ही तिब्बत में समुद्र तल से ऊंचाई ज्यादा होने के कारण चीन के लड़ाकू विमान भारी बमों के साथ उड़ान भर नहीं सकते थे, वो मजबूर हो जाते। 1962 के चीन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। 1962 का जो चीन था वो आज का चीन नहीं है। उसकी सेना आज की सेना की जैसी नहीं थी। उस समय चीन भी कमजोर था और उसकी सेना भी कमजोर थी। उस समय अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही भारत के पक्ष में थे। सोवियत संघ तो भारत के साथ खड़ा था,
जिसका फायदा भारत उठा सकता था। भारत के पीछे सोवियत संघ था और सोवियत संघ आज की तरह उस समय चीन का पार्टनर नहीं था। तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू लगातार अमेरिका से अपनी वायुसेना भेजने के लिए अनुरोध करते रहे, लेकिन उन्हें शायद अपनी वायुसेना पर भरोसा नहीं था, अपनी वायुसेना का प्रयोग किया नहीं और अमेरिका से कहते रहे कि आप अपनी वायुसेना हमारे लिए लड़ने के लिए भेज दीजिए। चीन के बाद अब लौटते हैं पाकिस्तान की उन हरकतों पर जो क्रिकेट को आजकल बदनाम कर रही है, खेल को बदनाम कर रही है। क्रिकेट से जुड़ी हुई यह आज की सबसे बड़ी खबर है कि बीसीसीआई ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खिलाफ आईसीसी और मैच रेफरी से अब शिकायत की है। बीसीसीआई ने 21 सितंबर के मैच में विवादित इशारे करने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। आपको याद होगा इन दोनों ने ही कई आपत्तिजनक इशारे किए थे। फरहान ने अपने बैट से हवा में बंदूक चलाने का इशारा किया था और हारिस रऊफ ने अपने हाथों से 6 और 0 का संकेत और अपने हाथों से किसी हवाई जहाज को आसमान से गिराने का इशारा किया था। वो भारत का मजाक उड़ा रहे थे और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हमने आपके 6 फाइटर जेट्स को गिरा दिया। इसके अलावा हारिस रऊफ और भारतीय खिलाड़ी अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के बीच भी मैदान पर उस दिन बड़ी बहस हो गई थी। ये तस्वीरें भी आप सबने देख ली होंगी। अगर इस शिकायत में सच्चाई पाई जाती है तो इन दोनों पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आईसीसी के सामने पेश होना पड़ सकता है और इन पर एक्शन भी हो सकता है, इन्हें सजा भी दी जा सकती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के खिलाफ शिकायत की है और सूर्य कुमार यादव ने भारत की जीत को पहलगाम हमले के पीड़ितों और भारतीय सेना को समर्पित किया था और उन्होंने पाकिस्तान की टीम के साथ हाथ भी नहीं मिलाया था। अब पाकिस्तान ने इसे एक राजनीतिक बयान बताया है और कहा है कि भारत की टीम राजनीति कर रही है। इन विवादों के बाद अब बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच अगला क्रिकेट मैच बाउंसर्स और सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच खेला जाएगा? जरा सोचिए, अगर एशिया कप के फाइनल में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होता है तो पूरा स्टेडियम उस दिन लोगों से भरा होगा और मैदान पर खिलाड़ियों के साथ साथ शायद इस बार बाउंसर्स और सिक्योरिटी गार्ड्स को भी तैनात करना पड़ेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एशिया कप के दोनों मैचों में भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बीच तनाव लगातार बढ़ता गया। पहले मैच में दोनों टीमों ने हाथ नहीं मिलाए और सूर्य कुमार यादव ने इस जीत को भारतीय सेना को समर्पित किया था, लेकिन दूसरे मैच में जबरदस्त स्लेजिंग हुई, बहसबाजी हुई और एक बार तो नौबत हाथापाई तक आ गई। अगर उस दिन एम्पायर ने बीच बचाव न कराया होता तो ऐसा लग रहा था कि अभिषेक शर्मा और हारिस रऊफ मैदान में ही एक दूसरे से भिड़ जाएंगे। अगर अगले मैच में भी पाकिस्तानी खिलाड़ी ऐसे ही रहे या फिर अगले मैच में वो इससे भी आगे बढ़ गए और अचानक हिंसक हो गए तो बात इससे आगे बढ़ सकती है और ये सब कैमरे पर लाइव चल रहा होगा। तब दुनिया देखेगी कि क्रिकेट अब खेल नहीं बल्कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की एक नई रणभूमि बन चुका है और पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं अब वो खेल को भूलकर इसे भी युद्ध का मैदान समझने लगे हैं। और जैसा माहौल भारत और पाकिस्तान की सीमा पर है वैसा ही माहौल आपको शायद क्रिकेट के मैदान पर भी नजर आ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाड़ी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी सेना की हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अब वो अपनी सेना की हार का बदला यहां मैदान में लेना चाहते हैं। पाकिस्तान के खिलाड़ी क्रिकेट के मैदान को जंग का मैदान बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में स्टेडियम में मौजूद भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस भी एक दूसरे से भिड़ सकते हैं। भारत के साथ मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के आक्रामक व्यवहार को रोकने के लिए हमें ऐसा लगता है कि आईसीसी और अंपायर्स को तुरंत कुछ न कुछ कदम उठाना होगा। मैदान पर खिलाड़ियों के बीच मैच के दौरान थोड़ी बहुत बहस और कहासुनी होती रहती है, आम बात है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस विस्फोटक माहौल में ये मैच खेले जा रहे हैं उसमें इन घटनाओं को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और इसके लिए आईसीसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मैच रेफरी को पाकिस्तान की टीम और मैनेजमेंट से मैच से पहले ही बात करनी चाहिए। मैच रेफरी पाकिस्तान की मैनेजमेंट के पास जाए, उनके खिलाड़ियों से बात करे और मैच से पहले उन्हें समझाए कि ये मैच है, युद्ध नहीं। और इस मैच के दौरान मैदान पर मौजूद एम्पायर्स की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी और जो मैच रेफरी है
उन्हें भी यह अधिकार मिलना चाहिए कि वो ऐसी किसी भी घटना के शुरू होते ही तुरंत सख्त कार्रवाई करें। उस दिन तो पाकिस्तानी खिलाड़ी ने अपने बैट को बंदूक बना लिया था और अगले किसी मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ी इससे भी ज्यादा कुछ कर सकते हैं। अगर उन्होंने ऐसा किया तो फिर क्या होगा, यह आपको सोचना होगा। और काफी संभावना इस बात की हो सकती है कि एशिया कप के फाइनल में आपको एक बार फिर भारत और पाकिस्तान आमने सामने नजर आए। अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि नीट के एक टॉपर 19 वर्ष के अनुराग अनिल बोरकर ने शानदार नंबर लेने के बाद आत्महत्या क्यों की। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। स्वराज से ज्यादा मजबूती कौन दे सकता है? नया स्वराज। नया स्वराज, मेरा स्वराज। हेलो जी, टाइम क्या हुआ है? टाइम हो गया सोना जीतने का, वो भी हर घंटे। और साथ ही मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स भी विद फिलिप्स सोने पे सुहागा ऑफर। जब हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, जय हो विजय हो, राग हो प्रवाह हो, देश हो विदेश हो, जेके हो। Visit your nearest JK Tyre Steel Wheel store today. गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। हेलो जी, टाइम क्या हुआ है? टाइम हो गया सोना जीतने का, वो भी हर घंटे। और साथ ही मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स भी विद फिलिप्स सोने पे सुहागा ऑफर। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। अब हमारा अगला विश्लेषण देश के हर युवा, हर परिवार और माता पिता से जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज आप अपने पूरे परिवार के साथ मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिए, इस खबर को बहुत ध्यान से सुनिए। मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता, मुझे MBBS नहीं करना। एक बिजनेसमैन भी उतना ही कमा लेता है जितना डॉक्टर 5 साल की पढ़ाई और फिर MD करके कमाता है। मैं ये सब नहीं करना चाहता। आपकी स्क्रीन पर अभी जो लाइनें आप देख रहे हैं, ये किसी फिल्म का डायलॉग नहीं है और ना ही किसी किताब की पंक्तियां हैं। ये 19 साल के एक लड़के का सुइसाइड नोट है। ये वो लाइन है जो अनुराग अनिल बोरकर नाम के इस लड़के ने आत्महत्या करने से पहले लिखी थी। अनुराग महाराष्ट्र के नवार गांव का रहने वाला था और नीट जैसी कठिन परीक्षा में उसने 99.99 परसेंटाइल स्कोर किया था, जिसके बारे में हमारे देश के ज्यादातर छात्र सिर्फ सपना देख सकते हैं कि काश हम ऐसी परफॉर्मेंस दे सके। और इस शानदार परफॉर्मेंस के बाद उसे गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में MBBS के लिए एडमिशन भी मिल गया था। इससे अच्छा किसी छात्र के लिए क्या हो सकता है? एक सपने को पूरा करने जैसा था। और 24 सितंबर को इसे गोरखपुर के लिए निकलना था एडमिशन लेने के लिए, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले अनुराग ने अपनी जिंदगी को ही खत्म कर दिया। छोटी उम्र में अनुराग की कामयाबी पर उसके पूरे गांव को गर्व था। अनुराग के परिवार को उम्मीद थी कि डॉक्टर बनकर वो उनके सपनों को पूरा करेगा। वो समाज में जाएंगे, अड़ोसी पड़ोसियों के सामने, रिश्तेदारों के सामने और गर्व से कहेंगे कि देखिए हमारा बेटा कितना सफल है। लेकिन सच यह है कि अनुराग डॉक्टर बनना ही नहीं चाहता था। ये सिर्फ एक छात्र के आखिरी शब्द नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक चुभने वाला संदेश है। हमारे बच्चे तो बड़ी बड़ी परीक्षाएं पास कर लेते हैं, लेकिन जिंदगी के इम्तिहान में वो फेल हो रहे हैं। अनुराग के कमरे की दीवारों पर लगे टाइम टेबल, उसकी किताबों के ढेर और नीट की सफलता उसके लिए असल जीत नहीं थी। वो अपने सपनों और परिवार की उम्मीदों के बीच संघर्ष कर रहा था। समझ नहीं आ रहा था किसे चुने, अपने सपनों को चुने या अपने परिवार के सपनों को चुने। सोचिए, 99.99 परसेंटाइल लाने वाला बच्चा इस दुनिया से चला गया।
ये वो स्कोर है जो लाखों बच्चों का सपना होता है। काश अनुराग की आवाज कोई सुन पाता और समझ पाता। अगर ऐसा हो जाता तो आज ये बच्चा हमारे बीच में होता। आज हमारे देश के हजारों लाखों बच्चे अनुराग की तरह अपने सपनों और अपने माता पिता की उम्मीदों के बीच संघर्ष कर रहे हैं। हर साल हजारों छात्र पढ़ाई के दबाव और अपने करियर की मजबूरी में आत्महत्या कर लेते हैं। एनसीआरबी के आंकड़े ये बताते हैं कि वर्ष 2022 में 13,000 से ज्यादा छात्रों ने आत्महत्या की थी। ये आंकड़ा आपको जगाने के लिए काफी है। आज सवाल यह है कि क्या आप अपने बच्चों की चाहत को समझ भी रहे हैं या फिर उन्हें उसी रास्ते पर धकेल रहे हैं जिसे हमने सुरक्षित और बेहतर समझा है। कब तक बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर बनने की इस दौड़ में अपनी असली पहचान को खोते रहेंगे? कब तक माँ बाप बच्चों पर दबाव बनाते रहेंगे कि वो जो भी करें उनके हिसाब से ही करें? माता पिता अक्सर बच्चों से कहते हैं, देखो पड़ोस का बच्चा कितने अच्छे नंबर लेकर आया है, हमारी तो जिंदगी निकल गई, अब हमारे सपने आप ही पूरा कर सकते हो। अगर ये एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे? ये सारी बातें बच्चों को सुननी पड़ती हैं। आज हमने बच्चों को एक मशीन समझ लिया है, अपने माता पिता के अधूरे सपनों को पूरा करने की मशीन। डीकोड की शुरुआत में हमने 3 इडियट्स फिल्म का जिक्र किया था। इस फिल्म में फरहान नाम का एक लड़का था जिसका सपना वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना था, लेकिन उसके पिता चाहते थे कि वो इंजीनियर बने ताकि वो गर्व से समाज में कह सकें कि मेरा बेटा इंजीनियर बन गया। और इसीलिए उसके पिता ने उसे जबरदस्ती इंजीनियरिंग कॉलेज में धकेल दिया। आज मैं आपको इस फिल्म का एक डायलॉग याद दिलाना चाहता हूं, और वो डायलॉग क्या था? जिस काम में मजा आए उस काम को अपना प्रोफेशन बनाओ, फिर काम काम नहीं खेल लगेगा। इस फिल्म में फरहान को उसकी हिम्मत और उसके दोस्तों ने बचा लिया था, लेकिन अनुराग को कोई नहीं बचा पाया। आज अनुराग के परिवार पर क्या बीत रही होगी इसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। अपने बेटे को खोना किसी भी माता पिता के लिए जीवन का सबसे दुखद समय होता है। इसलिए मैं उन सभी बच्चों के लिए एक नंबर आज शेयर करना चाहता हूं जो इस स्थिति में है, जो परेशान है, जिन्हें इस प्रकार के विचार आते हैं कि अब उन्हें अपनी जिंदगी खत्म कर लेनी चाहिए। आप स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई तनाव है, आपके मन में इस तरह के ख्याल आ रहे हैं, तो आप इस नंबर पर तुरंत फोन कीजिए। यह हेल्पलाइन नंबर है। और याद रखें, मदद मांगना कमजोरी की निशानी कभी नहीं होती, क्योंकि जिंदगी केवल एक बार मिलती है और इस जिंदगी को इतनी आसानी से गंवाइए मत। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद डीकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। मैंने अपनी खेती की शुरुआत स्वराज से की, लेकिन अब एक नया ट्रैक्टर ले रहा हूं, और ये भी स्वराज है। जोश है नया, क्योंकि स्वराज से बेहतर है सिर्फ स्वराज। नया स्वराज, मेरा स्वराज। हेलो जी, टाइम क्या हुआ है? टाइम हो गया सोना जीतने का, वो भी हर घंटे। और साथ ही मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स भी विद फिलिप्स सोने पे सुहागा ऑफर। आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाम का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। हेलो जी, टाइम क्या हुआ है? टाइम हो गया सोना जीतने का, वो भी हर घंटे। और साथ ही मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स भी विद फिलिप्स सोने पे सुहागा ऑफर। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। हेलो
जी, टाइम क्या हुआ है? टाइम हो गया सोना जीतने का, वो भी हर घंटे। और साथ ही मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स भी विद फिलिप्स सोने पे सुहागा ऑफर। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और मंजिल पर पहुंचने के लिए परेशान ना हो। मंजिल पर सिर्फ तस्वीरें ली जाती हैं, क्योंकि यादें तो सफर में ही बनती हैं। नमस्कार। अब आया असली